एएनटी व्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं असित नाथ। एएनटी व्यूज में आज हम बात करेंगे पंडित विपिन तिवारी जी से। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के, लेकिन इनका ये परिचय बात का है। मेरा इनसे परिचय 2003 में हुआ था। ये मेरे गृह जिले पश्चिमी चंपारण के हैं और बेतिया में हमारी इनकी पहली मुलाकात हुई थी 2004 में। तब मैं एक अखबार के लिए वहां काम करता था, तो पंडित विपिन तिवारी जी वहां शमशान कब्रिस्तान चाहिए नाम से एक आंदोलन चला रहे थे। राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दे चुके थे और एक अनूठा काम इनका वो चल रहा था, शमशान कब्रिस्तान चाहिए का। पंडित जी पेशे से तो वैसे पंडित ही हैं, पूजा पाठ का काम कराते हैं, अच्छे ज्योतिषी भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो इनके अलग अलग काम है, अपना राजनीतिक दल चलाना, अलग किस्म का अनूठा एक आंदोलन चलाना, ये सब कुछ इनका अलग अलग होता रहता है। खैर, अभी भी कुछ ये नया कर रहे हैं। काफी दिनों बाद हमारी पंडित जी से मुलाकात हो गई, तो हमने आग्रह किया कि आप आइए। आप पंडित जी आ भी गए, तो आज हम बैठ के पंडित विपिन तिवारी जी से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। हाँ, मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक, आपके एएनटी न्यूज का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया, हम अपनी बात को आपके सामने रख सके और आपके माध्यम से जनमानस को जा सके। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई, धन्यवाद। मैं ये मेरे हाथ नहीं रहने दीजिए। आप पंडित जी बताइए कि अभी क्या कर रहे हैं आप? अनूठा काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अनूठा ही करते हैं आप। जैसे मुझे याद है 2004 में शमशान कब्रिस्तान चाहिए, अभी आपका क्या चल रहा है? हाँ, उस समय भी हमने जैसे एक जीव का 5 अवस्था होता है, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था। तो 2004 तक का जो सदन था, वो देश का सदन मात्र वृद्धा पेंशन तक ही सोचा था। उस समय हमने यह सोचा कि इस एक मृतावस्था है जो इसके नजरों से छूट गया है। उसी पर हमने सुरक्षित शमशान और कब्रिस्तान चाहिए का एक बुलंद नारा दिया। उसमें यह सोच था कि शमशान के रास्ते यदि झंडा तजिया का चला जाता था तो विवाद होता था, या फिर हम लोगों का नागपंचमी वाला झंडा कब्रिस्तान के रास्ते चला गया तो विवाद होता था। तो हमने सोचा कि अंत भला तो सब भला, तो क्यों नहीं वो सुरक्षित हो जाए, इससे एक सांप्रदायिक सौहार्द भी कायम होगा और अंत भला तो सब भला वाली बात होगी। और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत गुजर बसर करने वाले लोग हैं, उनको अनुदानित राशि दी जाए ताकि अंत सही से हो जाए। उस पर हमने आवाज उठाया और 2005 में लागू हो गया। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शमशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रावधान आया और कबीर अंत्येष्टि योजना नाम से गरीबों को मरने पर 1500 रुपए मिलना शुरू है, जो आज 30,000 के आसपास गया है। क्या बात है। चलिए, हमने उस अंतिम अवस्था के बारे में चिंतन किया और आवाज उठाया। इस पर न जाने कितनी थी, तो फिर भी हमने उसका परवाह नहीं किया, क्योंकि हमने चिंतन किया था दूर तक। अब वर्तमान समय में हमने चिंतन किया कि जैसे हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड इत्यादि जो बातें होती, तो हमने चिंतन किया कि वर्तमान समय में जो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड इत्यादि बातें हो रही हैं, जबकि आपके इस देश के संविधान को बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, तो उनके नजरों में ये सब चीज कुछ नहीं है। उन्होंने मात्र 5 कैटेगरी बनाया: सामान्य कोटि, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बस इस देश के सदन को आप पूर्व से पूजा करिए, पश्चिम से पूजा करिए, उत्तर से करिए, दक्षिण से करिए, उसको कोई लेना देना नहीं होता है, या फिर बिना पूजा किए ही रह जाइए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का देश का सदन बस कैटेगरी वाइज सुविधा देता है। तो हमारे नजरों में हमने जो चिंतन किया कि देश आजादी से 77 साल में आज तक मात्र 2 नेता ही पैदा हुआ, जो हमने चिंतन किया, 2 महामानव। एक का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महोदय, जिन्होंने अपने SC/ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में सारी सुविधा भर करके वो चले गए। एक लीडर वो पैदा हुए। और दूसरा एक महामानव पैदा हुए जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया जी। उन्होंने अपने ओबीसी समाज के लिए और किसी के लिए नहीं, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए मंडल कमीशन लागू हो, इसके लिए देश में भिन्न भिन्न किस्म का हथकंडा रचवा करके
और बीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवा करके मंडल कमीशन लागू करवा करके वो महामानव ही चले गए। मतलब आप इन दोनों पर कटाक्ष कर रहे हैं कि इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं? हम तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। हम तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जिस कुल धर्म में जन्म लिया उन्होंने अपने कुल धर्म की रक्षा की। हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम महामानव कह रहे हैं सर। अब बच गया जो ये सामान्य कोटि है, इसका पहलवान आज तक सदन में पैदा ही नहीं हुआ जो खड़ा हो सवर्णों के हित की बात करते हैं और बैठे भी सवर्णों के हित की बात करते हैं। ऐसा आज तक कोई पहलवान पैदा नहीं हुआ जिसके चलते आज सवर्णों का दिन पर दिन बद से बदतर हालत होता जा रहा है। हम आपकी इस न्यूज के माध्यम से सदन से यह हम प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी तिथि तय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण की सीमा यहां तक पूरी हो जाएगी फिर सवर्णों पर भी नजर डाली जाएगी? ऐसी कोई तिथि तय तो नहीं है। तो हम सवर्ण तो आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग चल रही है। हम यदि सवर्ण कुल में अगर कोई जन्म ले लिया तो उसका क्या दोष है? उसने ऊपर वाले को तो कोई घुस नहीं दिया था कि हम तिवारी, मिश्र, पाड़े, शेख सैयद, पठान, सिया इत्यादि में हम जन्म ले लें, हम जडेजा गांगुली कुल में जन्म ले लें। हम तो जन्म ले लिए। अब तो कोई राजाओं का युग नहीं है कि राजा के द्वारा सब चीज प्राप्त हो रहा है, सो आराम से जीवन चल रहा है। अब तो यह देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोग भारत के नागरिक हैं, सामान्य हैं, समभाव में हैं। फिर सवर्णों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी बनी है सवर्णों के हित के लिए, मजबूत आवाज उठाने के लिए, सदन को गर्म कर देने के लिए। यदि आम का आशीर्वाद हुआ, पार्टी तो चलिए बन गई है। हाँ, कह भी रहे हैं कि सदन में आपकी पार्टी का कोई पहुंचेगा कैसे? आम को जिस दिन समझ में आ जाएगा ये असलियत, जैसे आरएसएस 100 वर्ष पहले में स्थापित हुआ, उस समय उसका एजेंडा हिंदुत्व का था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उसके दियरी छाप का कोई टिकट लेने वाला नहीं था, एक वो भी दिन था, परंतु उसने दूर तक सोचा था, वो सत्य था उसका सोच, तो आज सदन पे चढ़ गया। ठीक उसी प्रकार मैं एक बात स्पष्ट समझना चाह रहा, आप क्या चाह रहे हैं? सवर्णों के लिए रिजर्वेशन चाह रहे हैं या जो रिजर्वेशन ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी के लिए उसे खत्म कराना चाह रहे हैं? नहीं, हम चाह क्या रहे हैं? नहीं, हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। सदन को जिसको जितना देना है दे दे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने सवर्ण समाज के हित से मतलब है। आप किसी को सोना का मुकुट दे दो ना, हमको क्या लेने देना है? तुम सोने का छत पिटवा दो ना, हमको उससे क्या लेने देना है? लेकिन हमें भी दो, हम तुम्हें चलने नहीं देंगे तो हम तुम्हारा सदन चलने देंगे ना, तुम्हारा कोई सरकारी ऑफिस चलने देंगे। देश के 40 करोड़ जो सवर्ण हैं, कुल आबादी के 30 से 32% होते हैं जो चारों धर्म में अपना गुजर बसर करते हैं। इन सवर्णों पर भी तुम्हारी अगर ऐसी ही दृष्टि रही तो हम तुमको अंधा बना करके छोड़ेंगे, तुमको आंख देख करके हम छोड़ेंगे। आपकी इस बात से कितने लोग सहमत थे? मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप जो कह रहे हैं कि जो सवर्ण है, चाहे वो हिंदू के हो, मुस्लिम को हो, किसी के, तो मैंने तो नहीं देखा कि वो इस तरह की कोई बात करते हो, इस तरह का कोई विमर्श चुनाव में होता है। तो हमारा सोच ही अजब होता है, गजब होता है। मैं आपको अनूठे आदमी है, सोच समझ जानता। जैसे हम जो सुरक्षित स्मशान और कब्रिस्तान चाहिए आवाज दिया था, तो उस समय में सभी छुटभैया नेता हमको मुर्दघटिया नेता या व्यंग बाण हम सुनते थे। ठीक उसी प्रकार हमारा चिंतन कुछ अलग का होता है। हम पिछलग्गूपना नहीं स्वीकार करते हैं। हम जनमानस के हित के लिए दल बनाए हैं, इस राजनीति के राह में आए हैं। तो हम जिस कुल धर्म में जन्म लिए हैं उसी दो महामानव की तरह हम अपने सवर्ण समाज के हित के लिए चाहे जहां तक जाना होगा हम जाकर के छोड़ेंगे। हमको चाहे अभी से लेकर के आजीवन जेल में रहना पड़े, हम रहने के लिए तैयार हैं, परंतु हम इस सवर्ण समाज के हित की बात करते रहेंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं कि वो दिन आएगा कि हमारे सवर्ण समाज को ये बताइए पंडित, मजबूत हकदारी और हिस्सेदारी प्राप्त होती रहेगी। आप ये बताइए कि जैसे आपने बाबा साहब का नाम लिया, हाँ, वो एक ऐसा दौर था जब सही मायने में दलितों के उत्थान की चिंता पूरी दुनिया कर रही थी। भारत के दलितों के उत्थान की चिंता, जो भी मानवतावादी लोग थे, गांधी जी भी चाह रहे थे, नेहरू जी भी चाह, नेहरू जी तो खुद ब्राह्मण थे लेकिन वो भी चाह रहे थे, सरदार पटेल भी चाह रहे थे। बाद में जब मंडल आयोग आया तो भाई ओबीसी, बीसी, ये तमाम इन लोगों को भी सुविधा देने की बात हुई। और तो कहीं ना कहीं सबके नेता थे, जैसे आपने लोहिया जी का नाम लिया, अम्बेडकर जी का नाम लिया। आप जिन सवर्णों की बात कर रहे हैं तो कोई नेता होता है क्या कहीं?
वही तो मैंने कहने की बात, क्या दुख की बात है, चिंतन की बात है कि आज तक 77 वर्षों में आपके सदन में एक भी सवर्ण का पहलवान पैदा ही नहीं हुआ। अब इसमें जो हुआ सो लोहिया जी की गलती नहीं है, इसमें तो अम्बेडकर जी की गलती नहीं है। उन्होंने तो ये तो आपके अपने समाज की कमी है। बस बस बस, तो आप उस पर सवाल उठाइए। नहीं, हम नहीं उठाएंगे। हम अपने समाज के हित की बात करेंगे। हम हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे चिंतन में यदि आया है तो हम इस कार्य पूरा करने के लिए हम आम आवाम से स्नेह मांगेंगे कि इस देश की जो 40 करोड़ आबादी है सवर्ण की, वो हमें आशीर्वाद दे, स्नेह दे, हमें ताकत दे कि हम सदन में चले, हम उनके लिए मजबूती से पक्ष रखें, उनका हक हम लेकर के। आप कैमरा की तरफ देख के आग्रह कीजिए, जो आपके लोग हैं आप उनसे क्या चाहते हैं? हम देश के सवर्णों से, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में अपना गुजर बसर करते हैं, जैसे हम लोगों का हिंदू में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, अग्रवाल इत्यादि इत्यादि 100 से अधिक जातियां हैं जो सवर्ण में आती हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह मुस्लिम में शेख, सैयद, पठान, सिया, ये सभी जनरल कैटेगरी में आते हैं। EWS का लाभ यदि ब्राह्मण को मिलेगा तो शेख, सैयद, पठान, सिया को भी मिलता है, ठीक है ना। उसी तरह सिख में है, जैसे गांगुली है, जडेजा है, ये सभी लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। हम आज 6 महीने से पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और ये सवर्ण क्या है, कितने हैं, ताकि हम लोग चंपारण के धरती पर एक देश के कोने में जन्मे हुए हैं, तो हमारे मन में उत्कंठा हुई कि हम घूमें और हम पता करें कि जो कहा जाता है कि 2%, 3% हीन भावना वाली बातें, आखिर हम लोग 2% है, 3% है कि कुछ और हैं। तो हम 6 महीने से घूमते थे और हम बंबई से लेकर, कलकत्ता से लेकर के, दिल्ली से लेकर के सब जगह हमने घुमा है। तो हम जाकर के डाटा कलेक्ट किए हैं कि 40 करोड़ आबादी सवर्णों की है। हम सवर्ण समाज से आग्रह करते हैं कि आप लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी पंडित विपिन तिवारी को ऐसा बल दें कि सदन में आपका भी एक महामानव, एक बड़ा पहलवान सदन में आपकी हितैषी की बातें रखे और वहां जाकर के गरजे। बहुत बढ़िया। देखिए, जब मैंने एक हिंदी अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की थी अपने होम टाउन बेतिया से, तो पंडित विपिन तिवारी जी से मेरी जान पहचान भी इसीलिए हुई थी कि बड़े अनूठे काम इनके होते थे और वो खबर आती थी अखबार में, तो फिर धीरे धीरे इनसे परिचय हुआ। फिर इन्होंने शमशान कब्रिस्तान मांग दिया, सुरक्षित शमशान कब्रिस्तान, और उसके लिए बाजाबता ही दिल्ली चले गए, राष्ट्रपति से समय लेके उनसे मिला और उनको ज्ञापन भी सौंपा इन्होंने। मुझे लगता है आप वहां धरना पर भी बैठे हुए थे। हाँ, धरना पर, जंतर मंतर धरना पर बैठे 23 नवंबर 2004 को। देखिए, जंतर मंतर में इन्होंने शमशान कब्रिस्तान के लिए धरना भी दिया, तो शमशान कब्रिस्तान तो इनको मिल गया है। अब शमशान कब्रिस्तान में आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वो तो ठीक है, वो सब चीज धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, उसके लिए आपने अपना इंतजाम कर लिया? हाँ, सब हो रहा है, देश में हो रहा है, करके देखने में बड़ी खुशी होती है। और शमशान कब्रिस्तान के बाद अब इनको चाहिए पहलवान, सवर्ण पहलवान सदन में, मतलब विधानसभा, लोकसभाओं में सवर्ण पहलवान, जैसे कि ओबीसी, ईबीसी के बड़े बड़े कई चेहरे हैं भारत में, या दलित राजनीति के कई बड़े चेहरे हैं, वैसे ही अब इनको सवर्ण राजनीति के भी बड़े चेहरों की दरकार है। तो ये भी एक अनूठा प्रयास है पंडित विपिन तिवारी जी का। दिलचस्प आदमी है, मैंने सोचा आप लोगों से मिलवा दूं, बड़े अच्छे आदमी हैं और आज ये मेरे घर पे आए तो मुझे अत्यंत खुशी भी हुई, इनका स्वागत भी है। तो ये विगत 23 सितंबर को 2024 को हमने बगहा में अपने दल का राष्ट्रीय सम्मेलन किया और उसमें हमने EWS कोटे को 10% से बढ़ा करके 15% करने का हमने मांग भी किया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज फिलहाल सर का भी धन्यवाद, बधाई कि आपने हमें समय दिया, मौका दिया, हम अपनी बात को कहे, जनमानस इस बात को सुने और हम उम्मीद करते हैं कि हमें सहयोग दें। चलिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम समाज में अलग अलग तरीके से काम कर रहे लोगों से आपको रूबरू करवाते रहें। नमस्कार।